Good morning, students. How are you? I hope you all will be fine. आज की वीडियो में हम क्लास 10th की एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पोइम, काफ़ी अच्छी पोइम है और हमारी लाइफ में भी बहुत महत्वपूर्ण है, वो पढ़ेंगे, जिसका नाम है द बाल पोइम। इस पोइम के माध्यम से कवि क्या बताना चाहता है, क्या महत्व है इस पोइम का हमारी लाइफ में हर किसी की, वो हम इस पोइम को पढ़कर जानेंगे। और इसकी पोइम में कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच यूज किए गए हैं एट्सेट्रा भी हम इस पोइम को इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंट्रोडक्शन ऑफ द पोइम। ए बॉय लॉसेस ए बॉल। एक लड़का एक गेंद खो देता है। ही इज़ वेरी अपसेट। वो बहुत ही विचलित है, अपसेट है। ए बॉल डजंट कॉस्ट मच। बॉल की कीमत ज़्यादा नहीं है। नॉर इज़ इट डिफ़िकल्ट टू बाय अनदर बॉल। ना ही दूसरी बॉल खरीदना मुश्किल है। वाई देन इज़ द बॉय सो अपसेट। फिर लड़का इतना ज़्यादा अपसेट या विचलित क्यों है? रीड द पोइम टू सी वट द पोइट थिंक्स हैज़ बीन लॉस्ट। कविता पढ़ो और देखो कि कवि क्या सोचता है कि उसने क्या खोया है। एंड वट द बॉय हैज़ टू लर्न, और लड़के को क्या सीखना है फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लूजिंग समथिंग, किसी चीज़ को खोने के अनुभव से। भी किसी की कोई चीज़ खो जाए, उसको उस अनुभव से क्या सीखना है और कवि क्या सोचता है, उसकी क्या चीज़ खो गई है, इस बारे में पढ़ेंगे और इस कविता में जानेंगे। इस कविता के माध्यम से कवि ये बताना चाहता है कि जो खोना है ना, किसी भी, चाहे कोई मेटेरियलिस्टिक थिंग्स हो, यानी कोई भौतिकवादी चीज़ हो, या हमारा कोई डियर फ्रेंड है या कोई सगा संबंधी है, वो कहीं दूर चला जाए या खो जाए, ये एक नेचुरल प्रोसेस है नेचर का। ये तो होगा, हर किसी के लाइफ में होगा। तो उसको हमें भूल कर या समझ कर आगे बढ़ना ज़रूरी है। हम केवल उसी चीज़ पर शौक मनाते लगातार नहीं रह सकते। आपने बहुत सारों ने देखा होगा, जब किसी के कोई डियर बदकिस्मती से गुजर जाता है, भगवान को प्यारा हो जाता है, तो उस टाइम पर बहुत सारे लोग समझदार उनको समझाते हैं, भाई कोई बात नहीं, वो उसकी इतनी ही आयु थी, आप आगे की सोचें, आप अपने परिवार के बारे में सोचें। ये ऐसा ही कुछ, या फिर ये मानना है कि भाई ये तो होगा, धरती पर कोई चीज़ आई है तो नेचर का नियम है, वो एक दिन नष्ट होगी, आगे पीछे हो सकता है। तो ऐसा कुछ कवि इस पोइम के माध्यम से बताना चाहता है। ओके, लेट्स स्टार्ट द पैसेज। व्हाट इज़ द बॉय नाउ। लड़का अब कैसा है। हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल। जिसने अपनी गेंद खो दी है। व्हाट इज़ ही टू डू। उसे क्या करना है। व्हाट बार बार जोर दे रहा है, व्हाट इज़ ही टू डू, उसे क्या करना है। आई सा इट गो मेयरली बाउंसिंग। मैंने ही उसे देखा। आई सा इट, मैंने उसे देखा। गो, जाते हुए। मेयरली, हैप्पीली, खुशीपूर्वक, प्रसन्नता से। बाउंसिंग माने उछलते हुए। मैंने उसे प्रसन्नता से उछलते हुए जाते हुए देखा। डाउन द स्ट्रीट, गली की ओर। एंड देन, और फिर, मेयरली, खुशीपूर्वक, ओवर देयर इट इज़ इन द वाटर, वहाँ वो पानी में है अब। अर्थात कवि ये क्या कहना चाहता है कि लड़के अब क्या है, जो जिसकी बॉल खो गई है वो क्या करे। मैंने उसकी बॉल को खुशी खुशी उछलते हुए गली के उस ओर पानी में जाते हुए देखा है, जो कि अब पानी में है। तो अब क्या, अर्थात वो पूछता है कि भाई अब क्या करेगा। अब इसमें देखो, इन 4 लाइनों में फिगर ऑफ स्पीच कौन कौन से यूज किए गए हैं। सबसे पहले तो रिपीटेशन है, जैसे वर्ड बार बार रिपीट हो रहे हैं, जैसे व्हाट, मेयरली, ये दो बार ये वर्ड, 2 बार मेयरली वर्ड रिपीट हुए हैं पैसेज में, तो रिपीटेशन है। ओके, और दो अगर सेम लाइन से एक ही वर्ड से दो लाइन स्टार्ट हों, जैसे व्हाट से, मेयरली से, तो एनफ हो रहा है स्टार्टिंग से।
तो रिपीटेशन हो गया, एनाफोरा हो गया। इसके अलावा मेयरली माने हैप्पी, खुश। अब गेंद खुश है, गेंद कोई सजीव चीज़ थोड़ी ना है, वो एक निर्जीव चीज़ है, लेकिन उसको बताया ऐसे जैसे कोई आदमी हो, जैसे आदमी खुश होता है। तो क्या हुआ, पर्सनिफिकेशन है। फिर इसमें ओ की साउंड देखो कई जगह आई है, ओ ओ ओ, तो यहाँ ओ की साउंड है तो एलिट्रेशन है। ठीक है, इस पैसेज में कई सारे फिगर ऑफ स्पीच किए गए हैं। अभी तक मैंने कितने बता दिए, 4 बता चुका हूँ। व्हाट है तो रिपीटेशन है। फिर एनाफोरा है, सेम वर्ड से लाइन स्टार्ट है तो। फिर हैप्पीली है तो पर्सनिफिकेशन है यानी मेयरली, और ओ की साउंड है तो एलिट्रेशन है। इसके अलावा बोल का भी कई बार यूज हुआ है इस पंक्ति में। इस पंक्ति में यहाँ तो एक ही बार हो, सॉरी आगे आएगा। अगर हम 5वीं लाइन भी ले लें, नो यूज टू से देयर आर अनदर बॉल्स, तो इसका मतलब है वो भी रिपीटेशन हुआ। और चलो ये तो सेम ही बात होगी, रिपीटेशन तो पहले भी आ चुका था। रिपीटेशन, एलिट्रेशन, एनाफोरा और पर्सनिफिकेशन 4 तो हो चुके हैं। 5वां फिगर ऑफ स्पीच है इंजाबमेंट। कैसे, इंजाबमेंट क्या होता है, जब कोई पंक्ति बगैर रुके लगातार चले किसी पोइम में या पैसेज में। जैसे एक लाइन ख़त्म हो जाए, अगली लाइन शुरू हो तो नहीं, लेकिन एक लाइन चली रही, अगली लाइन फिर से वो सेम ही है। जैसे यहाँ पर है आई सा इट गो मेयरली बाउंसिंग, मैंने उसे देखा जाते हुए। ये लाइन गो से ख़त्म नहीं हुई है, आगे भी है। तो ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हुआ, इंजाबमेंट, ENJAMBMENT, इंजाबमेंट। तो इन 4 लाइनों में 5 फिगर ऑफ स्पीच आ चुके हैं। आप में से अगर कोई एग्जामिनर ये पूछता कौन कौन से हैं, तो आप ये 4-5 बता सकते हैं। अगर कोई ऑप्शन में आया है कि इनमें से कौन सा आया है, तो आप देख लें इन 5 में से कौन सा फिगर ऑफ स्पीच ऑप्शन में दिया है। चलो नेक्स्ट पैसेज पढ़ते हैं। नो यूज टू से ओह देयर आर अदर बॉल्स, ये कहने का कोई फ़ायदा नहीं है कि कोई बात नहीं और भी गेंद हैं। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्स द बॉय, अंत तक हिला देने वाला जो दुख है उसने उस बच्चे को जड़ बना दिया है, फिक्स कर दिया है। अर्थात वो हिल नहीं पा रहा, जैसे बिल्कुल स्टंट हो जाते हैं ऐसे बना दिया है। एज द स्टैंड्स रेज्ड ट्रम्बलिंग स्टेरिंग डाउन, जो वहाँ जकड़ा हुआ कांपते हुए टकटकी लगाकर, ऑल द यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट, वो अपने बचपन के उन सभी दिनों को याद करता है जो जहाँ उस बंदरगाह पर उसकी गेंद चली गई। जहाँ हार्बर मीन्स बंदरगाह, जहाँ जिस बंदरगाह पर उसकी गेंद चली गई। आई वुड नॉट एंटर्ड ऑन हिम, मैं इसमें दखलंदाजी नहीं दूंगा। ए डिम अनदर बॉल इज़ वर्थलेस, और ना ही ये कहूँगा कि उसकी गेंद की कीमत तो बस एक क्या है, एक डिम है, बस 2 सेंट तो है, ये भी नहीं कहूँगा। ये कहना बेकार है, वर्थलेस है, क्योंकि दूसरी गेंद उसके लिए वर्थलेस है। ए डिम, ना तो मैं कहूँगा कि ये डिम उसके भी 1-2 सेंट की है, सस्ती सी है, और ना ये कहूँगा कि अनदर बॉल, कोई दूसरी बॉल ले लो, क्योंकि ये उसके लिए वर्थलेस है। ये पैसे यही तो करेंगे। वैसे नाउ अगली पैसे स्टार्ट हो जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ तक पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इस पैसेज में क्या बताया कि भाई ये कहने का कोई फ़ायदा नहीं है कि दूसरी बॉल हैं, क्योंकि एक बिल्कुल जड़ हिला देने वाला कपकपी वाला जो दर्द है उसने उसको जकड़ लिया है, और वो वहाँ स्थिर कांपता हुआ घूर रहा है अपने उस बंदरगाह की ओर जहाँ पर उसने अपने युवा डेज बिताए थे, जहाँ उसकी गेंद चली गई। और अब मैं उसकी उस दुख में दखलंदाजी नहीं दूंगा। ये नहीं कहूँगा कि वो तो थोड़ी सस्ती सी चीज़ थी, 2 आने की सारी चीज़ थी, या दूसरी ले लो, कोई बात नहीं, ये उसके लिए बेकार है। अर्थात यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है, जैसे मान ले अब वो बचपन के दिनों को याद कर रहा है कवि, इसका मतलब उसका बचपना खो गया, वो या बचपन को मिस करता है, अब बड़ा हो गया है, यहाँ ये कहना चाहता कवि। तो इसका मतलब है कोई ये कहते कि कोई नहीं, बचपन से लगा है और आगे अब तुम्हारी यंग एज आ गई है, या युवावस्था आ गई है, या मिडिल एज आ गई है,
ये कहना बेकार है। उसका महत्व अलग था, उसकी बचपन एज का, अब का महत्व अलग है। या फिर कोई डियर चला गया दूर, कहीं खो गया है, या भगवान को प्यारा हो गया है, या मिस हो गया है, उसके बारे में कहीं कोई नहीं भाई वो नहीं, तुम्हारे घर वाले भी, ये मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगा, या वो तेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं था, ऐसा कहना बेकार है, वर्थलेस है उसके लिए। तो अब इस पैसेज में क्या क्या फिगर ऑफ स्पीच हुए हैं? एक तो सिंबोलिज्म का ही यूज़ हुआ है। देख क्या, क्योंकि जो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, जो यंग एज है वो उसकी पुरानी जो वो बंदरगाह है वो उसकी पुरानी मेमोरी यादों को सिंबोलिज्म करता है। बॉल उसकी पोजेसन को, यानी उसकी कुछ संपत्ति है जो उसको रिप्रेजेंट करता है। यहाँ तक कि जो बॉल है वो उसकी कवि के फादर के रूप में भी प्रेजेंट करता है, कि शायद उसने उसका है जो उसका डियर था बहुत, शायद उसके फादर अब वो गुजर चुके हैं। तो इसलिए बॉल कई चीज़ों के लिए आई है। उसकी पोजेसन के लिए आई है, यानी कोई चीज़ खो गई है, उसका सगे संबंधी यानी जैसे उसका फादर एक्सपायर हो गया था तो उसके लिए मान सकते हैं सिंबोलिज्म, या उसके यंग और इनोसेंट डेज, जो युवा और बचपन के जो दिन थे वो कहीं गुम हो गए हैं तो उसके लिए है। तो पहले तो एक सिंबोलिज्म के रूप में यूज़ है। इसमें फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है? सिंबोलिज्म है। फिर है और कौन सा इसमें फिगर ऑफ स्पीच है, देखते हैं। नहीं और तो चलो इसमें चली जाएगा, बॉल का ही है इनमें, या इमेजरी कह सकते हैं हम, इमेजरी है, सिंबोलिज्म है। और इसमें रिपीटेशन तो नहीं आया है कहीं। एलिट्रेशन देखते हैं। नो यूज टू से देर आर अदर बॉल्स। हाँ एलिट्रेशन आ सकता है। ये जब एलिट्रेशन क्या होता है, जब वावल की साउंड आए किसी में, देयर तो इस ऐसे यहाँ पर, तो इसमें 3 फिगर ऑफ स्पीच हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट पैसेज पढ़ते हैं। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब वो अपनी पहली जिम्मेदारी का एहसास उसे होता है। इन वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, इस संपत्ति के इस संसार में उसे पहली बार जिम्मेदारी की भावना का आभास होता है। पीपल विल टेक बॉल्स, लोग तो बॉल लेंगे। बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, लोग तो भाई बॉल लेंगे, लोग नई बॉल खरीद लेते हैं और बॉल खोएंगे भी, सदैव खोएंगे। लिटिल बॉय, छोटे लड़के, एंड नो वन बॉयज ए बॉल बैक, और कोई भी उस खोई हुई गेंद को वापस नहीं ला सकता। मनी इज एक्सटर्नल, पैसा तो एक बाहरी या भौतिकवादी चीज़ है, वो उसकी पूर्ति नहीं कर सकती। अर्थात यहाँ पर इन 4 लाइनों का मतलब क्या है कि कवि पहली बार इस भौतिकवादी संसार में किसी नुकसान के महत्व को समझता है। अर्थात भी नुकसान तो होगा, ये भौतिकवादी संसार है, यहाँ पर नुकसान होंगे। अगर तू धरती पर आया है कि तभी तो कहते हैं कि धरती दुखों का संसार है। अगर स्वर्ग में है तो आपको वहाँ कोई खोने का डर नहीं होता, धरती पर है तो आपकी बहुत सारी चीज़ें होंगी, खोने का डर भी होता है, खोएंगे भी लाइफ में। तो पहली बार उसे जिम्मेदारी का आभास होता है, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी का। लोग दूसरी गेंद खरीद लेंगे और बॉल खोएंगे भी, लेकिन लड़के कोई भी उस पुरानी बॉल को नहीं खरीद सकता। पैसा एक, अगर मान लो भी पैसा तुम्हारे पास, पैसे दूसरी बॉल खरीद लो। पैसा एक भौतिकवादी या बाहरी एक्सटर्नल चीज़ है, उससे आप सब कुछ नहीं खरीद सकते। कई बार तुमने कहते हुए सुना, अगर मान ले कोई भी सोच के देखो, अगर हमारा कोई डियर फ्रेंड या कोई भगवान के पास चला गया है, या कोई हमारी थी बहुत डियर चीज़ खो गई है, तो कोई दूसरी उस जैसी दिखने वाली कोई भी चीज़ उसका स्थान नहीं ले सकती। वो तो सदा सदा के लिए हमारे लिए खो गई है, तो वहाँ पर पैसा भी कोई काम नहीं करता। कवि ये कहना चाहता है कि जो डियर है वो तो खो गई है, वो कभी वापस नहीं आ सकती। पैसा उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। मान लो कवि के ही कोई उसका फादर नहीं रहे, या उसके बचपन के दिन चले गए हैं, पैसा उससे कुछ नहीं कर सकता। मान ले उसके अलावा कुछ और खुशी खरीद सकता है पैसा, लेकिन वो खुशी नहीं दे सकता जो उसको पहले थी।
तो इसमें कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच किए गए हैं यूज़? एक तो रिपीटेशन है, देखो बॉल्स बॉल्स 2 बार वर्ड यूज़ हुए हैं। फिर लिटिल बॉय, छोटे लड़के, वो उसको कह रहा है, अर्थात यहाँ पर कौन है छोटा लड़का? कुछ पता नहीं, काल्पनिक है, उसके काल्पनिक फिगर है, कोई सामने वो नहीं भी पक्का है ही वो आदमी, वो एक लड़के को मान कर कह रहे हैं। तो यहाँ पर लिटिल बॉय किसी को पुकार रहा है जो एग्जिस्ट नहीं करता वैसे से, तो अपोस्ट्रोफ हो गया ये फिगर ऑफ स्पीच। जब हम किसी इमेजिनेटिव या काल्पनिक किसी चीज़ को हम जैसे मान लें ऐसे कहें कि हे चेयर तुम्हारी तो बहुत ही बुरी हालत है भाई, मान लें कुर्सी को ये कहें कि तुम्हारी बहुत बुरी हालत है, तो इसका मतलब हम उसको कल्पना करके कुछ फिगर मान रहे हैं, या कोई है ही नहीं, इमेजिनेशन में हम कह रहे हैं कि वो वहाँ जा रहा है, ऐसा कोई कल्पना करके सोच रहा है। हम आदमी क्या करते दे रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, तो अपोस्ट्रोफ फिगर ऑफ स्पीच होता है। इसके अलावा यहाँ एक लाइन है, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, बॉल तो हमेशा खोएंगी, ये मेटाफोर है। मेटाफोर कैसा है? यहाँ पर मेटाफोर क्या है? जब एक दूसरी चीज़ का तुलना की जाए, अर्थात यहाँ पर बॉल की तुलना किससे की गई है? मेटेरियलिस्टिक थिंग से की गई है, या फिर डियरेस्ट थिंग से की गई है। कई सारी चीज़ों से वो उनकी जगह पर आया है, तो मेटाफोर है। तो इसमें कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच हुए? मेटाफोर, अपोस्ट्रोफ और रिपीटेशन। He is learning well behind his desperate eyes the epistemology of loss, how to stand up. He is learning, वो सीख रहा है। Well behind his desperate eyes, अपनी निराशा भरी आँखों के पीछे से, अर्थात उनके खो जाने से वो सीख रहा है। क्या? एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, अर्थात खड़ा होने, नुकसान का जो नुकसान होता है, नुकसान की जो धारणा है या सिद्धांत है, उसके बारे में वो सीख रहा है। उसके बाद हाउ टू स्टैंड अप, नुकसान होने के बाद कैसे खड़ा हुआ जाता है, ये चीज़ वो सीख रहा है। Knowing what every man must one day know and most know many things days how to stand up, उस चीज़ को जानते हुए जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक दिन जाननी पड़ती है, हर व्यक्ति को जानना पड़ता है। बहुत से लोग अनेक दिनों में इसे जानते हैं, बहुत से लोग कुछ दिनों में जानते हैं, कुछ लोग बहुत दिनों में जान पाते हैं ये चीज़ कि खड़ा कैसे हुआ जाता है। वो चीज़ वो जान रहा है, उस नुकसान के बाद वो खड़ा होना कैसा होता है वो सीख रहा है। अर्थात कवि यहाँ पर अपने आप के बारे में बता रहा है कि कैसे उसका नुकसान हो गया, या उसका जो उसके या तो आपको इनोसेंट डेज के बारे में कह सकते हैं, उसके बाद अब वो मैच्योर होना सीख रहा है, या उसके जो फादर हैं वो एक्सपायर हो चुके हैं, जो उसके बाद में जो अल्टीमेट दुख है उसके बाद कैसे खड़ा हुआ जाता है, वो ये सीख रहा है। और इनमें भी फिगर ऑफ स्पीच ये पूरा एक इकट्ठा ही पैसेज आएगा, अगर आएगा तो यहाँ से लेकर, और इनमें हमने फिगर ऑफ स्पीच बताए ही हैं। अपोस्ट्रोफ है, मेटाफोर है, रिपीटेशन है, इमेजिनेशन है, सिंबोलिज्म भी कह सकते हो, सिंबोलिज्म भी है, क्योंकि यहाँ पर सिंबोलिज्म क्या है? मनी के इसके रूप में है, जो भौतिकवादी चीज़ों का प्रतीक है, और नुकसान क्या है? जो भी हमारी कोई चीज़ किसी को खो जाना उसका प्रतीक है। तो सिंबोलिज्म है, मेटाफोर है, अपोस्ट्रोफ है, रिपीटेशन है, ये फिगर ऑफ स्पीच इस पोइम के पैसेज में यूज़ की गई हैं। दैट्स इट। ये थी आज की हमारी पोइम रिटन बाय जॉन बेरेमन। तो इस कविता के माध्यम से हमने जाना कि कैसे एक अगर हम इस संसार में आए हैं तो चीज़ें हमारी गुम होंगी, ख़त्म होंगी, टूटेंगी, उसके बाद हमें कैसे खड़ा होना है ये सीखा, या कोई भी चीज़ दूसरी चीज़ उसका स्थान नहीं ले सकती ये चीज़ सीखी। काफ़ी चीज़ें इस पोइम से हमें सीखने को मिली। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी, इस पोइम के माध्यम से पोइम समझ में आई होगी वीडियो के माध्यम से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपना ध्यान रखें। थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे।
टेक केयर।